सर, हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कहाँ गुजरा, शुरुआती दिन आपके कैसे थे और किस तरह का आपका स्ट्रगल रहा। बचपन की बात करें तो मैं वैसे अजमेर का ही रहने वाला हूँ और मेरा जन्म यहीं अजमेर में ही हुआ है। अजमेर में एक काफ़ी पुरानी जगह है रावण की बगीची, जहाँ काफ़ी समय पहले रावण का दहन हुआ करता था। बाद में वो तोपदड़ा शिफ्ट हो गया और आज भी वहाँ रावण का 12वां दिन मनाया जाता है रावण की बगीची के नाम से। वो एरिया काफ़ी आसपास कंजेस्टेड एरिया था उस समय और वहाँ हमारा जन्म हुआ है। पास के स्कूल में प्राइमरी स्कूल था त्रिलोक नगर। हमारी जो प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन वहीं त्रिलोक नगर के नाम के स्कूल था उसमें हुई। सेकेंडरी एजुकेशन भी हमारा एक अभी भी वर्तमान में है पहाड़गंज में राजेंद्र स्कूल है, जो कि उस समय हमारे समय में सिंधी और हिंदी मीडियम के नाम से हुआ करता था। सेकेंडरी एजुकेशन हुई हमारी, हायर सेकेंडरी की एजुकेशन मोनिया इस्लामिया स्कूल से हुई और कॉलेज में हमने जो हमारा उसमें GCA नाम से मशहूर कॉलेज, जो कि आज राजकीय महाविद्यालय के नाम से है, तो हमारी कॉलेज अप टू सेकेंड ईयर हमने वहाँ से किया और तत्पश्चात मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था 1984 में। पिता क्या करते थे सर? बचपन हमारा काफ़ी इस ऐसी स्थिति में गुजरा है कि जिस तरह से पिताजी हमारी एक फ्लोर मिल थी, पिताजी किसी के यहाँ काम करते थे फ्लोर मिल पे, और वो फ्लोर मिल पे मुर्गियों का दाना वगैरह कुछ उस समय पीसा जाता था और पड़ाव अपने क्षेत्र है अजमेर में एक, जहाँ इस तरह का होता था। तो पिताजी वहाँ उस दाने को पीस कर ठेले में लाद कर और वहाँ उस पड़ाव क्षेत्र तक ले जाते थे। कभी कभार मैं भी उनके साथ में जाया करता था, उस जो बोरियां वगैरह होती थी उनको उस पिताजी की हेल्प करने के लिए पड़ाव तक ले जाने के लिए। प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन तो चलो जिस तरह से होगी, लेकिन उस तरह से स्थिति भी ऐसी थी कि पिताजी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि घर में सदस्य भी 6-7 होने की वजह से ऐसा नहीं था कि बच्चों को किसी अच्छी स्कूल में पढ़ाया जाए। जब कुछ समझ आने लगा कि परिवार की स्थिति क्या है, ऐसा कुछ है, तो मेरी जो एजुकेशन हुई सेकेंडरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक, तो जब ये समझ में आने लगा नहीं पिताजी परिवार को तो संभाल सकते हैं लेकिन एजुकेशन उस समय को नहीं दे सकते थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में मैंने स्वयं कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कुछ काम करना शुरू किया और उस समय ये देख लीजिए 2 से 3 रुपए या 4 रुपए कि पर डे के हिसाब से कहीं ना कहीं काम करने से जो महीने 1.5-2 में 60-70-80 या 150 रुपये हुआ करते थे, उससे मैं अपनी स्कूल की फ़ीस और किताब का खर्चा स्वयं निकालना शुरू किया। और ये एहसास परिवार को भी था, लेकिन मुझे कुछ बनना था, क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहता था उस मोहल्ले में आज तक कोई ऐसे पद पे या कोई कॉलेज तक शायद कोई पहुंचा हो उस मेरी गली में, जिस हमारे आज अभी भी उसमें रहते हैं। मेरा जो मकान जो है पुराना मकान आज भी वहाँ है, उस समय में उससे कोई निकला नहीं था। गर्मियों की छुट्टियों में कहीं कुछ काम करके जो पैसा मिलता उससे मैं स्कूल की फ़ीस भर के और मेरी किताबों का खर्चा स्वयं निकालना किया और इस तरह से मेरी कॉलेज तक एडमिशन हुई। और कॉलेज के बाद उस समय मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग ट्यूशन करते हैं या क्या करते हैं, तो कॉलेज में आने के बाद जब मेरे पास साइंस सब्जेक्ट था, तो कॉलेज में आने के बाद तो अब लोग जिस तरह से उसमें PMT की कोचिंग हुआ करती थी, लेकिन अब कोचिंग में कॉलेज की पढ़ाई करना और छुट्टियों में आप कहीं जाके, उस समय भी मैंने कहीं जाके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फ़ीसें और बुक्स का होता था स्वयं खर्चा अपने बेयर किया, लेकिन कोचिंग का खर्चा बेयर करना बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें एक PC जैन हुआ करते थे हमारे, हैं अभी भी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में जो ट्यूशन कराया करते थे। किसी के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट पहुंची, साहब वो बच्चा फ़ीस भर तो नहीं सकता लेकिन ट्यूशन, उस समय उन्होंने आगे अप्रोच की मुझे और ख़ुद के वहाँ ट्यूशन करने के लिए बुलाया।
मुझे वहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी सोनी जी करके हुआ करते थे वहाँ पर अपने दिल्ली गेट की तरफ पुरानी मंडी में। उनके पुराना मकान में तीनों लेक्चरर एज ए गवर्नमेंट कॉलेज के ट्यूशन कोचिंग किया हुआ करते थे। पीसी जैन साहब ने मुझे उस समय फ्री कोचिंग दी फिजिक्स केमिस्ट्री की, लेकिन किसी कारणवश मैंने माहौल देखते हुए अब फ्री कोचिंग कहीं अटेंड करना तो लोगों की निगाहें आप समझते हो कि किस तरह की मुझ पे पड़ा करती थी उस समय। केमिस्ट्री कोचिंग उनके मैंने पीसी जैन के समय में उन्होंने फ्री कोचिंग की और उसी बेस पे मैंने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एज ए डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त किए बिना कोचिंग। उनकी पीएमटी के हिसाब से होती। क्या बात। ईश्वर ने चाहा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। मेरी मेडिकल की एमबीबीएस की जेएलएन अजमेर से ही, जेएलएन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से ही मेरी एमबीबीएस हुआ। सर मैं बीच में एक सवाल है, विकट परिस्थितियों में बचपन और एजुकेशन का दौर गुजरा, पिता भी बहुत फ्लोर मिल में काम किया करते थे, उस दौरान ये तमन्ना कहाँ से दिल में घर कर गई मेडिकल लाइन में जाना है? ये था कि मेरे मामा जी जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के किसी बहुत छोटे से गांव में रहते थे, उनको पैरों से पोलियो हुआ था, लेकिन उस समय लोग एक कोई परिषद करके या आयुर्वेदिक इस तरह की कोई घर बैठे कोर्स किया करते थे लोग। आज वो घर पे इस तरह से करते थे कि आसपास के 20-25 गाँवों के लोग ट्रैक्टर में दूर दूर से भर भर के बैठ के उनके वहाँ आते थे। तो उस समय में उन्होंने मरीजों के देखने के लिए एक दवाखाना टाइप मीन्स इस तरह का बड़ा हॉल काफ़ी अलग से बना रखा था। इच्छा थी नहीं मैं भी बड़ा होकर शायद, और मुझे नहीं मालूम थे कि उसमें एमबीबीएस या आयुर्वेदिक इस तरह की पद्धतियाँ हुआ करती थी और लोग इलाज करा करते। वो एक तरह का जो जज्बा उनका देखा तो वो मुझे जज्बा ज़रूर मिला। लेकिन एक सबसे पहले जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कॉलेज में कम से कम मानसिक मेंटलिटी ये थी कि नहीं, मुझे कम से कम एक ग्रेजुएशन तो पहले करना है। मेडिकल कॉलेज अलग था, लेकिन एक ग्रेजुएशन करके कहीं ना कहीं मैं ऐसी स्थिति में पहुंचूं ताकि मेरे परिवार जिस स्थिति में आज के कंडीशन में है या आगे के समय में अपने परिवार को अच्छा एक एनवायरनमेंट दे सकूं, मेरा पहले ये ध्येय था। लेकिन ईश्वर ने चाहा कि वो बायोलॉजी होते हुए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। जेएलएन में आपका दाखिला हुआ सर, उस तरफ उस वक्त आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय 500 रुपये एडमिशन फ़ीस थी जी। 500 रुपये मेरे पास नहीं थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज से हमारे बैच के ही कुछ लोग पहले उसमें एडमिशन हो चुके थे, उन्होंने सारे एक बच्चे का एडमिशन हुआ, उसका फ़ीस नहीं है। तो वहाँ कॉलेज में एक लेक्चरर ने कहा नहीं आप तो ले आओ, मैं फ़ीस दे दूँगी बच्चे की। ब्रदर उसमें मुझसे बड़े थे, आज वो नहीं है हमारे बीच में, कोरोना से डेथ में हुई थी उनकी। मैं उसमें एज ए CMHO चित्तौड़ था। उसमें मैं शायद ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम उनका अंतिम संस्कार भी कोई ढंग से किया जा सके। आप मालूम है कि 2020 में जैसे कोरोना की डेथ हुई, वो ब्रदर मेरे जिनके ऑटो चलाते थे उनके यहाँ मुझे लेके गए और कहा कि बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उन्होंने अपनी तरफ से 500 रुपये निकाल के दिए, भाई आप ठीक है अपने हिसाब से आपके जो दिल्ली के जो काट उनको देते थे उसमें से काट लेंगे। वो 500 रुपये ब्रदर ने करके फ़ीस जमा कराई। फिर सीनियर्स हुआ करते थे तो बुक्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सीनियर से मिल जाती थी, क्योंकि जब हमारा गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन हुआ उस समय हमारे सीनियर्स काफ़ी थे वहाँ पर और कॉलेज से बुक्स मिल जाती थी। तो बस ठीक एक सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ। उसमें ज़रूर लगा कि 500 रुपये फ़ीस, उसमें 500 रुपये 1984 में बहुत अमाउंट हुआ करता था, लेकिन बस एक समय था जो निकला। जब मेरे टेबल पे जो मेरे साथ के पढ़ने वाले कलीग्स भी थे, तो जब उनको मालूम पड़ा भाई ऐसी स्थिति से मैं निकल के आया हूँ, तो उन्होंने भी मेरे इस क्लास में जो मेरे क्लासमेट्स थे काफ़ी कभी कुछ ऐसा होता तो काफ़ी साथ था। बस एक ईश्वर ने कहा कि नहीं भाई इनको, और जब मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे ईश्वर किस राह में ले जा रहा है ताकि मैं लोगों की सेवाएं कर सकूं। MBBS होने के बाद यहाँ से मैं दिल्ली चला गया। वहाँ से आने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो
तो यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है प्रताप मेमोरियल, तो हमने वहाँ डे नाइट वहाँ सेवाएं दी अपनी, काफ़ी कुछ ही रुपयों में, कि प्राइवेट हॉस्पिटल उस समय एक यही था प्रताप मेमोरियल जो कचेरी रोड पे है। फिर हमारा एज ए अडॉक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ, तो पहली पोस्टिंग हमारी यहीं थी एज ए बड़ा खेड़ा, जो कि इंटीरियर मोस्ट राजस्थान अजमेर का बॉर्डर है, पाली और अजमेर का बॉर्डर है, बॉर्डर लास्ट बॉर्डर पे है, पीएससी थी वहाँ। वो ऐसी पीएससी थी जब मेरे ख्याल से पहला मैं डॉक्टर था जिसने उस गांव में नाइट स्टे या रात्रि विश्राम किया हो। अच्छा। वो गांव वाला उस डॉक्टर वहाँ का रिकॉर्ड था कि जितने भी जो डॉक्टर रहे हैं, सबसे बड़ी बात उस पीएससी का जितने भी डॉक्टर आए उस पर सबसे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर आए। और जब मेरी पोस्टिंग है तो आई वाज दी एट दैट टाइम पोस्ट ग्रेजुएट। कहते हैं कि गांव का किस्मत था पता नहीं, लेकिन मेरी रात्रि विश्राम करना, नाइटिस्ट करना, मैं पहला डॉक्टर था जिसने उस गांव में रात्रि विश्राम किया। मैं पूरे 6 दिन 5 दिन रहता था वहाँ। संडे को भी 2 घंटे अस्पताल चलाकर मैं वहाँ से बैठता, कभी कोई ट्रक मिलता, कोई बस मिलती, उसमें आके अजमेर आता, रात को यहाँ रहता, सुबह वापस जाता। और उस समय एक ही बस चला करती थी ब्यावर से उस गांव के लिए। 2007 से लेकर 2020 तक चित्तौड़ में सेवाएं दी। और चिकित्सा विभाग का कोई ऐसा पद नहीं, पीएमओ जो होता है जिला अस्पताल का, पीएमओ को छोड़कर चिकित्सा विभाग का ऐसा कोई पद नहीं रहा हो जिसमें मैंने काम नहीं किया हो। पिता फ्लोर मिल में थे, भाई ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। जब आपका जेएलएन मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, नंबर आ गया आपका, तब पिता और भाई के क्या भाव थे? परिवार में कैसा माहौल था सर? परिवार में समझ लीजिए कि मेरे समाज की बात करूं, मेरे समाज में एक मैं उदाहरण हूं। आज अपने मेरे समाज में परिवार में आज भी हमारे समाज के कई लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, लेकिन आज कई लोगों बच्चे पढ़ लिख गए तो अच्छी नौकरियों में। मेरा उदाहरण दिया जाता है उनको कि देखो भाई, एक मज़दूर जिनके पिताजी हैं और उनका बेटा डॉक्टर बना। आज मेरे दोनों बच्चे, एक बिटिया फाइनल में एमबीबीएस कर रही है आनंदा मेडिकल कॉलेज से। क्या बात। जब हमारे पास 500 रुपये फ़ीस नहीं हुआ करते थे, आज मेरी बिटिया प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बेटा उदयपुर से एमबीबीएस कर चुका है और अभी पीजी की तैयारी कर रहा है। तो यदि खुद का जुनून हो और कहीं पहुंचने का आपका टारगेट है तो ईश्वर आपके राहें खोलता चला जाता है। जब आप जीसीए से पढ़ाई कर रहे थे सर, तो आपके कपड़ों को लेकर भी वहाँ स्टूडेंट्स टिप्पणी करते थे? बिल्कुल, कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। जब मैं पहली बार फॉर्म लेने गया उस गवर्नमेंट कॉलेज में, और फॉर्म लेके जब मैं जमा कराने जा रहा था फॉर्म, तो वहाँ हमारे सीनियर्स खड़े थे। उन्होंने मेरे जिस तरह की मैंने पैंट पहन रखी थी, तो उस समय नए कपड़े तो सिला नहीं सकते थे, उसमें इन ठेलों पे जो पुराने कपड़े मिलते थे उससे वो पहनी हुई थी, लेकिन उनको वो लगा नहीं कि भाई ये कैसे इस तरह से कॉलेज आओगे, क्योंकि वो रंग जिस तरह का था। आपके मन में ये विचार नहीं आते थे? सब कैंटीन में बैठे रहते हैं साथ वाले क्लासमेट से। नहीं, उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम जाके कैंटीन में चाय पी सकें। तो हाँ, लाइब्रेरी में जाने के लिए तो कोई शुल्क नहीं लगता था ना, तो उस समय ज़रूर लाइब्रेरी में जाके कैंटीन में, कॉलेज का छोटा सा गार्डन भी हुआ करता था, जाके बैठते थे, कैंटीन भी हुआ करती थी। वो समय हम अपनी लाइब्रेरी में निकाल दिया करते थे, या फिर निकले बाहर और सीधे एक पिछला मंडी है, उस मंडी के पीछे छोटा सा रास्ता, उस गेट से होते केसरगंज से होते अपने घर आ जाते थे। क्या बदलाव आया सर आपकी ज़िंदगी में एमबीबीएस करने के दौरान मेडिकल कॉलेज में? भाई, हमारी क्लास में जिस तरह से मेरे साथ जो काफ़ी कुछ गांव के भी बच्चे थे उस समय, क्योंकि उसमें पीएमटी हिंदी इंग्लिश में गांव के बच्चे भी थे। मैं भी हिंदी मीडियम से था कि हमें प्रॉपर इंग्लिश पढ़ना बोलना भी, तो मेरे जो बैच था उसमें काफ़ी गांव से भी लोग हुआ करते थे। तो कभी वहाँ ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं साहब मेडिकल कॉलेज में आ गए एंड ऑल दे आर एज ए हाई फैमिलीज कल्चर, नहीं।
तो हमारे बैच में जो बच्चे थे उस समय कई अलवर, झुंझुनू, मतलब ऐसे ऐसे फील्ड से आए थे कि जब एडमिशन होने के बाद मालूम पड़ा कि इंग्लिश ही नहीं हमें आती साहब बोलना। फील्ड में जाते हैं सर, आपकी विजिट होती है, आपको कई ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी कंडीशन देख के आपको गुस्सा आता है कि कई वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट? बिल्कुल इस मामले में जब मैं फील्ड में जाता हूँ, और मैं कई बार तो जैसे जिला अस्पताल है या CSC PSC में, मैं हमेशा हॉस्पिटल में एंटर करने से पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है डॉक्टर को पता नहीं है मैं हॉस्पिटल में आ चुका हूँ। हाँ, उसे हॉस्पिटल पहुँचने से पहले 10-15 मिनट फ़ोन करता हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ जब तक नहीं मैं आ दूँ। तो मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन होता है मरीजों से, मैं सीधा मरीजों से इंटरेक्शन करता हूँ। यदि जिला अस्पताल पे हूँ, CSC पे हूँ, उनके स्लिप लेकर, हाँ आपने क्या दवाई लिखी है, डॉक्टर ने आपके साथ कैसे बातचीत की है। यहाँ एक सवाल सर मेरा ये है, विजिट जब होती है आपकी हो या CMHO की हो, तो आकस्मिक जो निरीक्षण होता है, इससे पहले तो उनको पता रहता है, बता दिया जाता है हम विजिट पे हैं, फिर वो सारी चीज़ें प्लान कर देते हैं। औचक जो निरीक्षण कहते हैं, अगर वो हो तो बदलाव तो आता ही है सर? नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल कहीं सही है कहना। एक औचक निरीक्षण और एक प्लान्ड निरीक्षण, उन दोनों में फ़र्क है। यदि मैं किसी को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ, और मैंने हमेशा ये नहीं किया कि मैं कल आऊँगा, मेरा पहुँचने से 10 मिनट पहले इन्फॉर्म होता है। अब 10 मिनट आप जितनी व्यवस्था करना कर सकते हो कर लो, तो वो एज ए इक्वल टू औचक निरीक्षण ही हुआ। तो वो जा देख लेगा, किसी मैसेज कर देगा भैया वो बाल्टी वाल्टी से कर लो, ये कर लो, चद्दर वार्ड में मैसेज उड़ा देगा जेडी साहब आ रहे हैं, तो वो हाफ हार्टेड ही हो पाता है जी। हाँ, आप सुबह कहो यहाँ से इन्फॉर्मेशन करो कि नहीं साहब मैं आ जाऊँगा आपके, तो या एक दिन पहले आप इन्फेक्शन प्लान करो कि नहीं कल मैं आऊँगा, तो वो ठीक है, एक प्लान वो वहाँ व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। लेकिन मान के चलो जो निरीक्षण करना है उसको निरीक्षण यदि करना आता है तो अपने हिसाब से, चाहे वो प्लान हो चाहे औचक हो, वो आपको आपके कमियाँ निकालेगा। विश्वास नहीं करोगे, जैसे जैसे मेरे ज़िलों में जाना हुआ है तो लोगों ने मेरा नंबर कहीं से अरेंज करके, आप विश्वास नहीं करोगे, व्हाट्सएप पर पिक्स भेजे जाते हैं मुझे कि देखो साहब ये बाथरूम है, यहाँ इस कमरे में डॉक्टर्स नहीं है। अच्छा, ये शायद उस CMHO को भी नहीं भेजे जाते होंगे, बट एज ए जॉइंट डायरेक्टर शायद मैंने भी, क्योंकि मेरी एटीट्यूड वहाँ तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आपकी कनेक्टिविटी हो गई उनसे, आप जाते हो, विजिट करते हो। बिल्कुल, जब मूवमेंट ऐसा होता है तो लोग मुझे नहीं चाहते हुए भी, या जो अस्पताल की है, और जब मुझे कोई आके बात करता है कि ऐसी व्यवस्था है, तो मैं भी बोलता हूँ आप मुझे बजाय संपर्क पोर्टल पे नंबर कंप्लेन करने के, आप मुझे ये डायरेक्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, तो इस अव्यवस्थाओं की मुझे डायरेक्ट भी नंबर, मैं स्टाफ को नंबर नोट, और मैंने कहा आप कहीं से मेरा अस्पताल में नंबर लीजिए। जी जी। टोंक की मेरे पास आती हैं, भीलवाड़ा से आती हैं, नागौर से आती हैं। आखिरी सवाल सर, आपकी शादी डॉक्टर बनने के बाद हुई या पहले हुई? ये भी एक बड़ा वो है कि मेरी एंगेजमेंट कह लें कि मेडिकल कॉलेज से पहले हुई। अच्छा। जब मेरा एंगेजमेंट हुआ, और इधर एंगेजमेंट हुआ और उधर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो कहा जाता है कि भाई किसी ना किसी का हाथ आपके पीछे होता है कामयाबी में। हाँ। तो जब एंगेजमेंट थी उस समय ठीक है, ननिहाल पक्ष से एंगेजमेंट कर दी गई बिना बताए, हाँ ठीक है घर आना अच्छा है, और पहले ऐसे ही हुआ करता था। बिल्कुल सर। तो जब मैं उसमें सेकेंड ईयर पढ़ रहा था उस समय, दैट वाज 83-84 बिफोर मेडिकल कॉलेज में, जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उस समय यही मेंटलिटी में ख्याल आया कि क्या ईश्वर ने इस एंगेजमेंट के बाद शायद मेरी राह बदल दी, मूव की। आज मेरी पत्नी हाउसवाइफ है, और उस पत्नी का मेरा इतना सहयोग रखा है कि आज मेरे समाज में भी कुछ ऐसे हैं कि जो हाउस वाइफ करते हुए नौकरियां कर रहे हैं और बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाए जी। आज मेरी पत्नी को कहा जाता है कि आपने 2 डॉक्टर बना दिए। बिल्कुल। मेरी जो पत्नी है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, गांव में 7वीं 8वीं तक पढ़ाया जाता है, लेकिन उनका साथ जो मुझे एंगेजमेंट के बाद कि मेरी जो राह टर्न हुई
तो मैं इसको किस्मत का उनका साथ मैं मानता हूँ। तो पहली मुलाकात आपने कब की उनसे? पहली मुलाकात सगाई होने के बाद, हाँ, इस बीच में मेरा ननिहाल जाना हुआ था। मेरा ससुराल ननिहाल के पास ही अलवर में जी। तो जब गए मैं, आप गांव में तो आप जानते ही हो कि भाई आप आमने सामने नहीं देख सकते, और ये माना जाता था। तो मिलना तो दूर, एक बार दो बार, और फिर जब मेडिकल आउटिंग जब भी सोचते थे तो ननिहाल जाना होता था तो वहाँ से साले जाते थे नहीं, क्योंकि स्टेशन से जहाँ से बैठना होता था उनसे 5 किलोमीटर दूर वो था, तो कोई नहीं कहा जाता, ले जाते। लेकिन आप विश्वास करो 3-4 सालों तक हमसे दूर दूर तक बात करना तो छोड़ो, मिलना तक देखा था। क्योंकि पुराने ज़माने में जो कस्टम रीति रिवाज होते थे, आप आए बैठे, सास ससुर वगैरह साले वगैरह बैठते थे, चाय पानी की, आपकी आओ भगत की, पधारो साहब, घर जाओ, आए थे अब घर जाओ। कहीं से फ़ोटो ज़रूर हमें उनका मिला है ना, किसी की शादी में जी। तो वो शादी का फ़ोटो बताया जिसमें सब ग्रुप में खड़े थे। अरे ये हाँ, तो बोला ये हैं। हमने ठीक है, अब इसमें तो चेहरा भी साफ नहीं आ रहा। उस फोटो को हमने इलाज करवाया। अच्छा, बड़ी की उसको अलग से? बड़ी की वो बुक्स, वो हमारी जब तक MBBS होती रही वो फोटो हमारी। तो आप पर्स में रखते थे फोटो? नहीं, तो हमारी बुक्स में रहती थी वो। अच्छा भाई, उसको इलाज करवाया तो पर्स में तो रह नहीं सकती थी। ठीक है, वो हमारी फोटो। नहीं, आप किताब में क्यों रखते थे वो फोटो? भाई, देखने का मौका उसी समय मिलता था जब पढ़ते थे। बाकी उस इतनी बड़ी फ़ोटो को, पोस्ट कार्ड साइज से बड़ी फ़ोटो, घर वालों को पता नहीं चल जाएगा, पता नहीं पड़े। जी। और तो अच्छा, मेरे एक ये भी रहा कि जब मैं मेरे घर में लाइट नहीं हुआ करती थी तो उस समय भाई पढ़ाई कैसे की जाए, तो उस समय हमारे गुरुद्वारा था हमारे समाज का ही, तो हमारे एक संत जी हुआ करते थे। तो उन संत जी को मैं गुरुद्वारे में भी समय में अपनी मेरी सेवाएं दी मैंने। तो मुझे गुरुद्वारे में जो फंक्शन हुआ करता था तो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देने में जाया करता, भी फंक्शन है आइए गुरुद्वारे में। तो मेरा काफ़ी बचपन का समय उस गुरुद्वारे में भी बीता है। तो गुरुद्वारे में जब मेरा इतना समय बीता है गुरुद्वारे में, तो ईश्वर की जब मैंने गुरुद्वारे में, आप जानते हैं कि गुरुद्वारे की साफ़ सफाई, हमारे जोड़ों की, चप्पलों की आज हमारे गुरुद्वारे में माना जाता है। तो वो हमने उस समय बचपन में निस्वार्थ, उस समय थोड़ी सोचा जाता था भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। आज मैं यदि मंदिर जाता हूँ तो मेरा स्वार्थ होता है। आज मैं मंदिर जा रहा हूँ, गुरुद्वारे जा रहा हूँ तो मेरा स्वार्थ है, जाके मैं मांगूंगा अपने बच्चों के लिए जी, मेरा समय थे तो। लेकिन वो बचपन जो गुरुद्वारे में हमारा कुछ समय का बीता, वो निस्वार्थ था, वो निस्वार्थ था। और वो निस्वार्थ से मैंने कहीं न कहीं हमारे उस ईश्वर की, वाहिगुरु की मेहरबानी रही कि हमें किस तरह से कहाँ डाइवर्ट लेते हुए आज इस स्थान पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक आप हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद।